मेरा आज का ये केस इतना ज़्यादा ब्रूटल कि इसकी कुछ शुरुआती इंसिडेंट्स की डिटेल्स आज तक कभी पब्लिक नहीं की गई, लेकिन जो लास्ट 3 इंसिडेंट्स थे उनको बहुत ही वेल डॉक्यूमेंटेड तरीके से दुनिया के सामने रखा गया। और जब इसकी डिटेल्स दुनिया ने जानी तो किसी को भी विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि ऐसे लोग आपके आसपास भी रह सकते हैं, आपके भी पड़ोसी बन के रह सकते हैं और आप उनको कभी भी पहचान नहीं पाएंगे। उनकी शक्ल, उनकी चाल ढाल बिल्कुल हमारे जैसी होती है, लेकिन उनके दिल के अंदर क्या छुपा हो ये कोई कुछ नहीं कह सकता। एंड हमेशा की तरह मेरी पहली वार्निंग, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ मैच्योर ऑडियंस के लिए है, क्योंकि मैं इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा ग्राफिक डिटेल्स के बारे में बात करूंगा। सो जो लोग उन चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते वो इस वीडियो को यहीं छोड़ सकते हैं। एंड दूसरी सबसे बड़ी बात, इस पूरे इंसिडेंट के अंदर जो मेन आरोपी है वो आज तक जब भी वो पब्लिक के सामने आता है वो हमेशा यही कहता है कि मुझे रिग्रेट है कि मैं अपने 100 विक्टिम्स तक नहीं पहुंच पाया, और अगर कभी बाई चांस मैं रिलीज हुआ जेल से तो मैं फिर यही चीज़ कंटिन्यू करूंगा। बट एक और चीज़ है जो आप कंटिन्यू नहीं कर रहे। मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि 20,000 लाइक्स का टारगेट पूरा होना चाहिए, बस थोड़े से आप चूक गए, 15,000 के आसपास वो हो चुके हैं। अब की बार आप लोगों ने जोर मारा, गुलू गुलू किया उसके साथ अच्छे से। सो अब की बार दोबारा से हम अगेन 20,000 का टारगेट रख रहे हैं। लाइक बटन जो कि आपके सामने है, इसके साथ गुलू गुलू करिए, कुचू पुचू करिए, कुछ भी करिए, ये क्लिक हो जाना चाहिए। सब्सक्राइब बटन के साथ भी थोड़ा सा रोमांस कर लें, कमेंट्स में पिक में लिख दें। लेट्स डाइव इन। इस बहुत ही ब्रूटल केस को समझने के लिए हमें मैक्सिको के मिचोआकान में जाना पड़ेगा, और दिन था 1 मार्च 1985 का, जब यहीं पर हर्नांडेज नाम के इस बच्चे का जन्म हुआ। बट ऐसे और भी क्रिमिनल्स की तरह हर्नांडेज का बचपन भी कुछ खास बहुत अच्छा नहीं रहा। इसके पिता का कोई भी इसमें लेना देना नहीं, वो बहुत ही एक जेन्युइन पर्सन, हमेशा अपने काम धंधे से मतलब रखने वाले। अच्छा उन्होंने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने का सोचा, अच्छा उनका काम धंधा बहुत अच्छा, वो पैसा भी कमा रहे थे। बट हर्नांडेज की माँ, उसने बहुत ही छोटी उम्र में हर्नांडेज को लड़की बनाना शुरू कर दिया। मतलब कि वो पैदा होने के साथ ही चाहती थी कि उसकी एक लड़की पैदा हो, लेकिन हर्नांडेज पैदा हो गया। बट जैसे ही हर्नांडेज धीरे धीरे बड़ा होने लगा, उसने हर्नांडेज को लड़कियों के कपड़े पहनाना शुरू कर दिया। बहुत ही डोमिनेटिंग नेचर की हर्नांडेज की माँ, उसने पूरे परिवार को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। इनफैक्ट जब भी हर्नांडेज के पिता आसपास नहीं होते या फिर अपने काम से वो कहीं बाहर जा रहे होते, तब हर्नांडेज की माँ और आसपास के आदमियों को पकड़ पकड़ कर अपने घर पर लेकर आती, उनके साथ संबंध बनाती। बट इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात यह थी कि इनके पूरे घर में सिर्फ एक ही बड़ा कमरा, और उसी बड़े कमरे के बीच में पार्टीशन डाले हुए थे सिर्फ पर्दों के साथ। सोच कर देखिए आप, एक साइड हर्नांडेज सो रहा है, तकरीबन 9-10 साल का बच्चा, और दूसरी साइड नीचे गद्दे के ऊपर उसकी माँ सो रही है किसी और पराए मर्द के साथ, और बीच में सिर्फ एक पर्दा। उस टाइम पर आप सोच कर देखिए हर्नांडेज के मन में क्या बीत रही होगी, क्या वो फील कर रहा होगा, उसकी मेंटल स्टेट क्या होगी। और जब भी हर्नांडेज के पिता घर पर आते तब उसकी माँ किसी भी तरीके से हर्नांडेज के पिता को मारने की कोशिश करती, उनके साथ मार पिटाई करती। दिक्कत यहाँ ये थी कि हर्नांडेज के पिता ने खुद को डिफेंड करने की भी ज़्यादा कुछ कोशिश नहीं करी, घर को सही तरीके से चलाने की भी कोशिश नहीं करी। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वीक और डम समझने लगे। उनको लग रहा था कि वो परिवार को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो। जब हर्नांडेज 11 साल का हुआ तब उसकी माँ ने उसको घर पर छोड़कर बाहर बार वगैरह, क्लब्स वगैरह के अंदर अपना पूरा दिन जाना शुरू कर दिया। इस टाइम पर हर्नांडेज घर पर अकेला, और उसकी केयर करने के लिए इसकी माँ ने एक औरत केयर टेकर यहाँ घर पर रखी, जो कि हर्नांडेज का पूरा दिन ख्याल रखती। लेकिन जल्दी उस केयर टेकर ने भी इस घर का जो माहौल था वो भांप लिया, और जैसे ही हर्नांडेज की माँ अपने टाइम पास करने के लिए, अपनी पार्टीज वगैरह करने के लिए किसी भी बार क्लब में जाती, तब वो हर्नांडेज को फिजिकली असॉल्ट करती। ना सिर्फ फिजिकली असॉल्ट करती बल्कि उसके साथ संबंध बनाने की भी कोशिश करती, वो केयर टेकर। सोच कर देखिए आप। और इस मोमेंट पर हर्नांडेज को इतनी समझ आ चुकी थी कि ये जो भी कुछ हो रहा है उसके साथ वो बिल्कुल गलत है, और उस टाइम पर उसने अपने माइंड में ये चीज़ बैठा ली कि जो औरतें हैं जो उसके साथ ऐसा कुछ कर रही हैं, वो आने वाले टाइम में इनके साथ बदला लेगा, और ऐसा बदला लेगा कि पूरी दुनिया याद रखेगी। 16 साल की उम्र में आते आते हर्नांडेज ने अपना स्कूल जाना छोड़ दिया, वो ड्रॉप कर चुका था। आसपास के इलाकों में छोटी मोटी जॉब्स करने लगा। 2 साल बाद यानी कि 18 साल की उम्र में हर्नांडेज ने मिलिट्री के अंदर भी अपनी भर्ती पूरी करी, और उस मिलिट्री में उस टाइम पर वो प्रेसिडेंशियल गार्ड तक बन चुका था। सोचकर देखिए कितना बड़ा पद उस टाइम पर हर्नांडेज के पास था। बट आर्मी में सिर्फ 9 महीने तक नौकरी करने के बाद उसने अपनी वो नौकरी भी छोड़ दी, क्योंकि उसको
वो पसंद नहीं आई और इसके बाद उसने वही छोटे मोटे काम, इधर उधर किसी स्टोर के ऊपर लग गया, किसी पेट्रोल पंप के ऊपर नौकरी कर ली। यही छोटी मोटी नौकरियां करके हर्नांडेज अपना टाइम पास कर रहा था। 22 साल तक होते होते हर्नांडेज की लव लाइफ भी कुछ खास अच्छी नहीं चल रही थी। पिछले 2 सालों से वो एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में था, बट इस रिलेशनशिप में आने के बाद हर्नांडेज अपना पूरा पास्ट भूल चुका था। लेकिन 22 साल की उम्र में आते आते जब उसकी गर्लफ्रेंड किसी और लड़के के लिए हर्नांडेज को छोड़कर दूसरे लड़के के पास शिफ्ट हो गई, तब उसका वो सारा पास्ट अपने माइंड में दोबारा से रिकॉल हुआ कि कोई भी लड़की या फिर कोई भी औरत उसकी नहीं हो सकती, वो कभी भी उसके साथ अच्छा नहीं कर सकती। और उस टाइम पर उसने समझ लिया था कि अगर वो खुश नहीं रह सकता तो वो इस दुनिया में किसी भी औरत को खुश नहीं रहने देगा। जिसके बाद एक और 19 साल की मोनिका नाम की लड़की हर्नांडेज की जिंदगी में आई, बट थोड़े टाइम तक हर्नांडेज के साथ डेटिंग वेटिंग करने के बाद, इंटीमेसी होने के बाद उस मोनिका ने भी किसी दूसरे लड़के को डेट करना शुरू कर दिया। और जैसे ये बात हर्नांडेज को पता लगी, हर्नांडेज का गुस्सा उसके ऊपर फूट पड़ा। वो इतना ज़्यादा आग बबूला हो चुका था कि उसने मोनिका को अपने पास एक होटल में मिलने के लिए बुलाया और वहीं मिलने के साथ ही संबंध बनाते हुए उसने जो साइड में एक लैंडलाइन फ़ोन पड़ा हुआ था, उस लैंडलाइन फ़ोन को उठाकर उसकी तार जो थी, उस तार को मोनिका के गले में लपेटकर इतनी ज़ोर से खींचा कि मोनिका की ऑन द स्पॉट मौत हो चुकी थी। हर्नांडेज वहाँ से भाग गया, लेकिन बाद में पुलिस वालों ने हर्नांडेज को इन्वेस्टिगेट करने की बजाय जिस लड़के को डेट कर रही थी मोनिका अलग से, उस लड़के को पकड़ा और उसको उठाकर जेल में डाल दिया। ये केस वहीं पर बंद हो चुका था। इसके आगे कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। अगर उस टाइम पर इन्वेस्टिगेशन हो जाती, अगर तरीके से हर्नांडेज को पकड़ लिया जाता एक मर्डर के आरोप में, तो आज मैं वीडियो कवर नहीं कर रहा होता और आने वाली बहुत दर्जनों जिंदगियां बच जाती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सन 2008 में एक दिन हर्नांडेज रात के टाइम पर अटैकापैक शहर के एक क्लब के अंदर दारू वारू पीने के लिए गया और वहीं पर उसको 21 साल की पैट्रिशिया मार्टिनेज नाम की लड़की मिली। असल में हर्नांडेज उस रात बार में बैठकर बहुत सारा पैसा लुटा रहा था वहाँ जितने भी डांसर थी उनके ऊपर, और साइड में खड़ी हुई मार्टिनेज इसी बार के अंदर बार टेंडर का काम कर रही थी। वो बार बार ड्रिंक्स वगैरह बनाकर ला कर देती हर्नांडेज को, और हर्नांडेज की नज़र मार्टिनेज के ऊपर अटक चुकी थी। लास्ट में जब बार क्लोज होने वाला था, उस टाइम पर इस हर्नांडेज ने जाकर मार्टिनेज को अप्रोच किया, उससे बात करने की कोशिश करी। पलट में मार्टिनेज ने उससे पूछा कि तुम क्या करते हो। तब यहाँ पर उसने एक बहुत ही अजीब सा आंसर दिया हर्नांडेज ने। उसने कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी जीने के लिए लोगों का मर्डर करता हूँ। अब जैसे ये बात मार्टिनेज ने सुनी, उसको हंसी आ गई। उसको लगा कि हर्नांडेज मजाक कर रहा है, बहुत ज़्यादा हैवी कॉमेडी कर रहा है। कुछ और मिनटों तक दोनों ने आपस में हंसी मजाक किया और मार्टिनेज को भी हर्नांडेज काफ़ी ज़्यादा पसंद आ चुका था और जल्दी ये दोनों आपस में एक दूसरे को डेट करने लगे। डेट करते करते सिर्फ एक हफ्ता ही बीता था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ बेड के ऊपर थे, और जैसे इन दोनों ने संबंध बनाए और उसके बाद जब ये दोनों आपस में कपड़े अपने अपने डाल रहे थे, तब उस टाइम पर हर्नांडेज ने मार्टिनेज को पूछा कि तुम अपनी सर्विस का कितना चार्ज करती हो, कितना पैसा दूं मैं तुमको। बट मार्टिनेज ने कहा कि नहीं, मैं तुमसे कोई भी पैसा नहीं लेने वाली, ये तुम्हारे लिए बिल्कुल फ्री था। और इसके बाद जो आंसर किया इस हर्नांडेज ने, वो सच में बहुत ही ज़्यादा दिल दहला देने वाला था। जी हाँ, हर्नांडेज ने मार्टिनेज को कहा कि शुक्र है तुमने मुझसे कोई भी पैसे की डिमांड नहीं करी। अगर तुम पैसा मांग लेती, अगर तुमने मुझसे पैसा ले लिया होता तो अभी तुम इसी बेड के ऊपर डेड पड़ी होती, मैं तुम्हारा यहीं पर मर्डर कर देता। मुझे तुम दिल की बहुत साफ लगी, इसलिए हमारा रिलेशनशिप आगे भी अच्छा चलता रहेगा। जल्दी ये दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने ज़्यादा पागल हुए कि इन्होंने अटाकापैक शहर के अंदर ही एक अपार्टमेंट के अंदर 2 कमरे किराए पर ले लिए और ये दोनों एक साथ लिव इन रिलेशनशिप के अंदर रहने लगे। धीरे धीरे इनके 4 बच्चे भी पैदा हो चुके थे और ये चारों बच्चों को पालने के साथ आसपास की पूरी सोसाइटी के अंदर घुल मिल चुके थे पूरे तरीके से। अच्छा, इनका आस पड़ोस में यार दोस्ती हो चुकी थी, लोग इनके घर आते, ये लोगों के घर जाते, पार्टीज वगैरह करते, बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि जो लोग इनके बीच रह रहे हैं, मतलब कि ये जोड़ा, ये आने वाले टाइम के अंदर पूरे मैक्सिको का, या फिर मैं कहूँ पूरी दुनिया का एक बहुत ही इनफेमस सीरियल किलर डुओ बनने वाला था। इस मार्टिनेज का बचपन भी कुछ खास अच्छा नहीं रहा था। जब ये सिर्फ 6 साल की थी तब इसके कज़न ने इसके साथ फिजिकली संबंध बनाए और उसके बाद से ही इसका जो IQ लेवल था वो और ज़्यादा गिरता गया। जवान होने के साथ साथ बहुत उम्रदराज लोगों ने मार्टिनेज का इस्तेमाल किया। मंदबुद्धि होने की वजह से इसको कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ा। जो भी इसके साथ जो कुछ करता गया, ये उसी में खुश थी। अब ये हर्नांडेज और मार्टिनेज आपस में मिले थे, एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। लिटरली अब आने वाले टाइम में धमाल मचाने वाले थे, और ऐसा धमाल जो सिर्फ और सिर्फ खून से भरा हुआ था। ये अपनी ज़िंदगी चलाने के लिए इन लोगों ने आसपास से कबाड़ कलेक्ट करना शुरू कर दिया, जो सड़कों पर पड़ा रहता, कागज वगैरह जो
फिरते हैं ना, आपने देखा होगा हमारे यहाँ सड़कों पर भी, वो कबाड़ कलेक्ट करना शुरू कर दिया और उनको झोलों में भर भर कर आसपास की कबाड़ की दुकानों में ये लोग बेच कर आते। इससे इनका अच्छा खासा काम धंधा चल रहा था। वहीं मार्टिनेज आसपास के घरों में जा जाकर पुराने कपड़े मांगती, उनको थोड़ा सा स्टिचेस वगैरह लगाकर ठीक करके उनको धोकर प्रेस करके आसपास के और घरों में उनको बेच कर आती। थोड़ा बहुत इससे भी उसकी कमाई हो रही थी। सन 2010 तक आते आते हर्नांडेज ने मार्टिनेज के सामने अपना प्रपोजल रखा कि मुझे अब एक नई पार्टनर चाहिए है जिसके साथ मैं संबंध बना सकूं। अब इस टाइम पर मार्टिनेज को ऑब्वियसली दिक्कत होनी चाहिए थी कि उसका पार्टनर ऐसे क्यों बोल रहा है, बट मार्टिनेज ने बिल्कुल भी अपोज नहीं किया। उसने कहा कि ठीक है, हम इसका कुछ जुगाड़ करते हैं और इस तरीके से बुलाएंगे कि किसी को कुछ पता ना चले। सो इन लोगों ने अपने घर के बाहर एक पैम्पलेट लगवाया जिसके अंदर लिखा हुआ था कि हमें घर के कामों के लिए एक मेड चाहिए है, और ये पैम्पलेट में छपवा कर उन्होंने अपने घर के बाहर लगा दिया। इस टाइम पर मार्टिनेज खुद प्रेग्नेंट थी, तो उसको लगा कि उसके पार्टनर की नीड है, उसको इसकी हेल्प करनी चाहिए। और जल्दी ही 30 साल की फेबियोला नाम की लड़की इनके पैम्पलेट को देखकर इनके घर पर दरवाजा खटखटाने के लिए पहुंची और सामने से मार्टिनेज ने दरवाजा खोला। अब मार्टिनेज को प्रेग्नेंट देखकर फेबियोला को भी कोई ज़्यादा शक नहीं हुआ। फेबियोला अंदर आकर सोफे के ऊपर आराम से बैठ चुकी थी। मार्टिनेज उसके साइड में बैठकर काम समझाने लगी और तभी अंदर वाले कमरे से बाहर निकलकर हर्नांडेज आया और इन दोनों के पास ही बैठ चुका था। ये तीनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी फेबियोला ने पूछा कि असल में मेरा काम क्या रहेगा, क्योंकि जैसा आपका घर दिख रहा है एब्सोल्युटली मैस, इसके ऊपर कोई फर्श भी था यहाँ पर वो दिख ही नहीं रहा क्योंकि हर तरफ सामान वगैरह बिखरा पड़ा हुआ है, ऐसी चीज़ें इधर उधर बिखरी पड़ी हैं। ये घर कम कबाड़ खाना ज़्यादा लग रहा था। सो फेबियोला ने पूछा कि मेरा काम क्या रहेगा। सो मार्टिनेज खुद खड़ी होकर दोनों कमरों में काम दिखाने लगी कि तुमको साफ सफाई करनी है, सारी चीज़ें इधर उधर रखनी है समेट कर। और दूसरी तरफ मार्टिनेज उसने फेबियोला को कहा कि एक काम करो, तुम मेरे साथ बाथरूम में चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ वहाँ पर, वहीं हमारी जो लॉन्ड्री है, वो जो वॉशिंग मशीन लगी हुई है, वहीं तुम्हें कपड़े वगैरह धोने हैं। फेबियोला उसके साथ बाथरूम में गई, पीछे पीछे हर्नांडेज। और जैसे ही फेबियोला ने वॉशिंग मशीन का ढक्कन उठाकर उसको देखना चाहा कि वॉशिंग मशीन कैसी है, और तभी इस हर्नांडेज ने पीछे से फेबियोला के बालों को पकड़ा, उसका सिर पीछे की तरफ करके अपने हाथ में उसके चाकू था और चाकू उसके गले पे रखकर सीधा चीर दिया बिना कुछ बोले। इससे पहले कि बेचारी फेबियोला कुछ समझ पाती, वो तो यहाँ अपनी नौकरी करने के लिए आई थी, थोड़े बहुत पैसे जुटाने के लिए आई थी, लेकिन यहाँ उसको कुछ समझने का मौका तक नहीं मिला और उसका गला चीर दिया। गला चीरते ही बेचारी फेबियोला नीचे जमीन पर गिर चुकी थी। उसके गले से फव्वारे निकलने लगे खून के, और देखते ही देखते इस हर्नांडेज ने अपना चाकू दोबारा उठाया और पीछे से उसकी गर्दन के ऊपर भयंकर वार किए। इतने वार किए कि लगभग उसका सिर धड़ से अलग हो चुका था। अब ये हर्नांडेज बेचारी फेबियोला के हाथ पैरों को काट ही रहा था कि तभी पीछे से मार्टिनेज इस बाथरूम की तरफ आई और उसने नीचे का हाल देखा, सिर अलग पड़ा हुआ है, हाथ पैर अलग पड़े हैं फेबियोला के। तो वो पूछने लगी हर्नांडेज से कि तुमने इसके साथ ऐसा क्यों किया, तुम तो इसके साथ सिर्फ संबंध बनाने वाले थे जबरदस्ती। बट हर्नांडेज ने कहा कि मुझे संबंध बनाने से ज़्यादा ये काम करने में मज़ा आया। लेकिन ये बात सुनकर मार्टिनेज ने कहा कि मैं तुम्हारी रिपोर्ट पुलिस में कर दूंगी। लेकिन हर्नांडेज ने कहा कि अगर तुम ऐसा करोगी तो सिर्फ मैं नहीं बल्कि तुम भी फंसोगी, दोनों जेल में जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, जाके पुलिस को बताओ। और ये बात मार्टिनेज को समझ आई कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तब इन दोनों ने मिलकर उस बेचारी फेबियोला के शरीर को और छोटे छोटे हिस्सों में काटना शुरू किया। और इसी काम के बीच में हर्नांडेज ने जो फेबियोला के पैर काटे थे और जो जांग थी, उस जांग में से काफ़ी सारे टुकड़े मांस के काटे और वो इकट्ठे करके एक साथ मार्टिनेज की तरफ किए कि लो इसको पकड़ो, जाओ किचन में, इसको धोकर अच्छे से पकाओ, आज रात हम यही खाने वाले हैं। मार्टिनेज उसको किचन में लेकर गई, अच्छे से धोकर उसकी सब्जी बनाई, अच्छे से उसको फ्राई करके। और रात होते होते ना सिर्फ मार्टिनेज हर्नांडेज ने बल्कि इनके जो डॉग्स थे, पालतू कुत्ते, उनको भी यही सब्जी खिलाई। इन लोगों ने पहली बार जिंदगी में उस दिन इंसान का मांस खाया था, जो कि अब इनको आगे आने वाले टाइम में आदत लगने वाली थी। अगले दिन फेबियोला की बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो चुकी थी। सो इन लोगों ने उसको अच्छे से काट पीट कर, पूरे तरीके से काट पीट कर उसको बहुत बड़े बड़े गार्बेज बैग्स जो आपने देखे होंगे, उन बैग के अंदर पैक करके और उस बैग को भी अलग से बड़े बड़े झोलों के अंदर डाल कर दोनों अपने कंधे के ऊपर टाक कर घर से बाहर निकले। अब क्योंकि ये दोनों पहले से ही कबाड़ का काम करते थे, आसपास का कचरा वगैरह बीनते थे, सो आसपास के लोगों को शक भी नहीं हुआ कि ये अपने साथ झोलों में भरकर क्या लेकर जा रहे हैं। सबको लगा होगा कि वही कबाड़ वाला काम कर रहे हैं। बट ये उस दिन अपने घर से उस बची हुई डेड बॉडी को लेकर निकले, पास ही के एक डंपिंग यार्ड के अंदर उसको डंप किया और आने वाले टाइम में किसी को भी कुछ पता नहीं चला कि आखिर फेबियोला के साथ क्या हुआ था। क्या आप इस बात के ऊपर विश्वास करेंगे कि हर्नांडेज ने सिर्फ इसलिए मर्डर कर दिया फेबियोला का क्योंकि उसको
फेबियोला के कपड़े चाहिए थे और उसको लग रहा था कि ये अपने साथ कुछ पैसे भी ले रही होगी, इसके साथ बहुत सारा पैसा होगा और वो भी उसका हो जाएगा। सो मरने के बाद, बॉडी डंप करने के बाद इन दोनों ने बेचारी फेबियोला के कपड़े, जो उसके टी शर्ट और जीन्स वगैरह थी, उसका मोबाइल फ़ोन और साथ में 50 पैसोज़, जो कि मैक्सिको की करेंसी है, 50 पैसोज़ उसकी जेब के अंदर थे, वो सारा अपने पास रख लिया। और कपड़े वगैरह तो इस मार्टिनेज ने आसपास के घरों के अंदर उसको धोकर अच्छे से प्रेस करके बेच दिए। अच्छा खासा इनको पैसा मिल चुका था, 2-3 दिन तो खाना खा ही सकते हैं। सन 2012 का टाइम आ चुका था और एक बार फिर से ये डुओ, ये कपल अटैक करने वाला था और अब इनको कहीं दूर जाने की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये लोग रहते थे ग्राउंड फ्लोर पर और इनके जस्ट ऊपर वाले फ्लोर पर एक परिवार रहा करता था, जिसके अंदर 14 साल की मिरांडा नाम की उनकी बच्ची भी। और ये अपने पड़ोसी को बहुत अच्छे से जानते, इनके घर उनका बहुत बार आना जाना, बर्थडे वगैरह सेलिब्रेशन में एक दूसरे के पास आते जाते रहते थे, खाना वाना एक दूसरे के यहाँ खाते रहते थे। सो बहुत ही अच्छे तरीके से लोग एक दूसरे को जानते। और तब एक दिन मार्टिनेज ऊपर की तरफ गई, जाकर ऊपर पड़ोसियों का दरवाजा खटखटाया और सीधा मिरांडा ने ही दरवाजा खोला। मार्टिनेज ने मिरांडा को समझाया कि मेरे पास ज्वेलरी आई है, मैंने आसपास के कहीं बाजारों में घूम घूम कर ज्वेलरी इकट्ठा करी थी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो दे सकती हूँ अच्छे खासे डिस्काउंट के ऊपर। और मिरांडा ने जैसे ही ज्वेलरी का नाम सुना, उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हुई और क्योंकि वो मार्टिनेज को बहुत अच्छे से जानती थी, उसने कहा कि ठीक है चलो मुझे दिखाओ। मार्टिनेज मिरांडा को अपने साथ लेकर नीचे अपने कमरे में आई, अंदर से दरवाजा बंद किया इन लोगों ने और जाकर वहीं सोफा के ऊपर बैठ चुके थे। ये दोनों यानी कि मार्टिनेज और मिरांडा आपस में बात कर ही रहे थे कि हर्नांडेज भी आकर साइड में बैठ गया और मिरांडा को देखकर उसको बोलने लगा कि तुम बहुत खूबसूरत हो। अब इस बात को सुनकर ऑब्वियसली मिरांडा बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हुई होगी, लेकिन उसने फिर भी गौर नहीं किया क्योंकि ये बहुत अच्छे से जानती थी इस परिवार को। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और बोल पाती या फिर कुछ और समझ पाती, इतने में ही इस हर्नांडेज ने मिरांडा के हाथों को पकड़कर पीछे से लाकर, वो उसके पास वो टाइज, जिप टाइज थी, और जिप टाइज को हाथों के ऊपर बांधकर उसको पूरा तरीके से टाइट कर दिया। मिरांडा इससे पहले कि चिल्ला पाती या फिर कुछ और कर पाती, इतने में ही मार्टिनेज ने उसके मुंह के ऊपर हाथ रखा और उसको पकड़कर दोनों ये लोग घसीटते हुए बाथरूम की तरफ लेकर आए। हर्नांडेज ने बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद किया, मार्टिनेज जबकि बाहर जा चुकी थी। अब इस बाथरूम के अंदर बेचारी मिरांडा और हर्नांडेज दोनों अकेले। और इस पॉइंट पर हर्नांडेज ने मिरांडा को कहा कि देखो, अगर तुमने मेरी बात मानी तो तुम बच जाओगी, अगर तुमने जरा सी भी उटपटांग हरकतें करी तो मुझे मजबूरन तुम्हारी जान लेनी पड़ेगी। उसी बाथरूम के अंदर बेचारी मिरांडा के साथ इस हर्नांडेज ने पहले तो 2 बार बलात्कार किया और जब उसका मन भर गया तब वहीं बाथरूम के अंदर ही उसने बहुत सारे चाकू रखे हुए थे, उनमें से एक चाकू उठाया और बेचारी मिरांडा का उसी फर्श के ऊपर गला काट दिया। गला काटते ही बेचारी मिरांडा की मौके पर ही मौत हो चुकी थी। अभी भी हर्नांडेज बाथरूम से बाहर नहीं आया, अपने वही बड़े बड़े चाकू लेकर इसने मिरांडा की बॉडी को बहुत ही छोटे छोटे पीसेस के अंदर कट करना शुरू किया। जितना भी उसके अंदर खून था, सोच कर देखिए आप, इसने एक एक टुकड़े को ऐसे निचोड़ दिया पूरा, ताकि सारा खून यहीं फ्लश में बह जाए, बाहर बिल्कुल भी गंदगी ना फैले। और उसने सारे टुकड़ों को निचोड़ने के बाद, एक एक बूंद खून की सारी निकालने के बाद, फाइनली इसने बाथरूम का दरवाजा खोला, बाहर निकला, एक बड़ा सारा कार्टून यानी कि डब्बा बॉक्स लेकर आया, उसको बाथरूम में लेकर गया, एक एक पीस उसने उस बॉक्स के अंदर रखा, बॉक्स को बाहर लेकर आया। और इतने में ही मार्टिनेज, जो कि अभी मार्केट गई हुई थी, वो भी मौके पर पहुंच चुकी थी। उसने जब बाथरूम के अंदर हाल जाकर देखा तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हुई हर्नांडेज के ऊपर, इस बात पर नहीं कि उसने मिरांडा का मर्डर कर दिया, बल्कि इस बात पर कि उसने अभी तक साफ सफाई क्यों नहीं करी। इतना गंदा बाथरूम हुआ पड़ा है, उसकी दीवारों पर खून लगा हुआ है, तो इसको साफ कब करोगे, जल्दी से जल्दी साफ करो इसको, मुझे गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये बात मार्टिनेज हर्नांडेज को बोल रही थी, जिसके पलट में हर्नांडेज ने कहा कि हमारा बाथरूम बहुत ज़्यादा छोटा है, सो गंदगी फैली जाती है, कोई बात नहीं, मिल के साफ़ कर देंगे। दोनों ने मिलकर उस बाथरूम को साफ़ किया और शाम होते होते इन लोगों ने वो बॉक्स दोबारा से खोला, वही जांग से या फिर हाथों से पीसीज जो थे मांस के वो बाहर निकाले। अगेन मार्टिनेज ने उस इंसानी मांस को पकाया और इन दोनों ने मिलकर बहुत चाव से खाया। इनफैक्ट अगेन डॉग्स को इन्होंने अपने वही मांस की जो सब्जी बनी हुई थी इंसानी मांस की, वही खिलाई और ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे। अगले दिन तक मिरांडा की तलाश शुरू हो चुकी थी, उसके परिवार वालों को बहुत ज़्यादा टेंशन हुई, पुलिस में जाकर इन लोगों ने रिपोर्ट लिखवाई। इनफैक्ट हालात तो यहाँ तक थे कि हर्नांडेज भी मिरांडा के पिता के साथ पुलिस स्टेशन गया था मिरांडा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने के लिए। आने वाले 2 सालों तक ये इन्वेस्टिगेशन चली और हर इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट पर
ये हर्नांडेज मिरांडा के पिता के साथ खड़ा था, जा जाकर ऊपर उनको सिंपैथी देता कि बहुत दुख हुआ, आपकी बेटी गुम हो गई। बहुत ही दुख के साथ वो जाकर उन परिवार वालों के साथ खड़ा होता। जितनी भी आसपास तलाश हुई थी उसके अंदर हर्नांडेज भी शामिल था, लेकिन किसी को भी आइडिया नहीं था कि मरने के अगले दिन ही वो बॉक्स के अंदर जो मिरांडा पैक थी, उस बॉक्स को इन लोगों ने पास से ही बहने वाली एक कनाल के अंदर डंप कर दिया। मिरांडा तो कब की बहकर जा चुकी थी। इस मर्डर के तकरीबन 5 महीनों बाद एक और टीनेज लड़की, जिसका नाम अभी तक सामने नहीं आया, वो भी बेचारी इन दोनों की विक्टिम बनी। असल में वो नशे पतों का शिकार हो चुकी थी और इधर उधर सड़कों पर अपनी जिंदगी निकाल रही थी। और जैसे ही हर्नांडेज ने उस लड़की को देखा, उसको प्रॉमिस किया कि वो उसके साथ उसके घर चले और वो उसको खाना और पैसे देगा। अब बेचारी वो मंद बुद्धि सी थोड़ी सी और नशे के अंदर वैसे ही वो भंड, उसको कोई आइडिया नहीं था कि वो किसके साथ जा रही है। सो वो हर्नांडेज को फॉलो करते हुए इसके घर पर आई और अगेन अंदर आते ही बेचारी उस लड़की के हाथ वहीं बांध कर बाथरूम में ले जाकर पहले उसके साथ इस हर्नांडेज ने संबंध बनाए और 2-3 बार संबंध बनाने के बाद अगेन उसका गला काट कर उसका मर्डर कर दिया। वही छोटे छोटे पीसीज किए। सोच कर देखिए, अब की बार तो इस हर्नांडेज ने बाथरूम का दरवाजा तक बंद नहीं किया। बाहर इस हर्नांडेज और मार्टिनेज के 4 छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। सोफा के ऊपर ये मार्टिनेज खुद बैठी हुई है, देख रही है अंदर बाथरूम के अंदर क्या क्या चल रहा है। और ये सब कुछ इन सब की आंखों के सामने हुआ। छोटे छोटे पीसेस काट कर वही सारा खून निचोड़ कर सारे मांस को इकट्ठा किया और अगेन इन लोगों ने उसमें से कुछ स्पेशल मांस की शाम के टाइम पर सब्जी बनाई और ना सिर्फ खुद खाई बल्कि कुत्तों को भी खिलाई। जिसके बाद तो मर्डर्स की बाढ़ सी आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे सारे क्राइम इसी शहर के अंदर हो रहे हैं, अटाकापैक शहर के अंदर। किसी को भी कोई आइडिया नहीं लग रहा था, कोई क्लू नहीं था। इनफैक्ट अब तो ये मार्टिनेज खुद विक्टिम्स ढूंढ रही थी। जो भी पहले इन्होंने मर्डर किए थे उनसे जो सामान मिला था, कुछ ज्वेलरी वगैरह, कुछ कपड़े वगैरह, जूते वगैरह, इन सब की फोटोज खींच कर ऑनलाइन साइट्स के ऊपर डाली, मार्केट प्लेसेस के ऊपर ऐड लगाई कि अगर किसी को ये सामान खरीदना हो तो आप हमसे आकर ले सकते हैं। और जो भी इनसे खरीदने आता ये उनके साथ यही हाल करते। ना सिर्फ अब ये काम अपने घर के अंदर कर रहे थे बल्कि हर्नांडेज तो बाहर जा जाकर किसी भी होटल रूम के अंदर एक कॉल गर्ल को बुलाता, उसके साथ भी यही सब कुछ करता। ये होटल के अंदर जाते टाइम अपने साथ एक बॉक्स लेकर जाता और वापस आते टाइम उस बॉक्स के अंदर वो कॉल गर्ल होती। सारा खून वहीं फ्लश के अंदर निचोड़ कर साफ सफाई करके वापस आ जाता और उसके साथ जो कपड़े वगैरह मिलते वही लाकर मार्टिनेज ऑनलाइन साइट्स के ऊपर बेच रही थी। इन लोगों ने इन मर्डर्स को कर करके इतना अच्छा खासा पैसा कमा लिया कि इनके घर के अंदर अब एक नया फ्रिज आ चुका था और उस फ्रिज के अंदर इन लोगों ने अपने ही विक्टिम्स के मांस के स्पेशल खास जो इनको पसंद थे उन टुकड़ों को स्टोर करना शुरू कर दिया। अब ना सिर्फ ये लोग स्टोर कर रहे थे बल्कि एक पॉइंट पर आकर हर्नांडेज ने मार्टिनेज के आगे ये कन्फ्रंट किया कि उसको हर 3 महीनों में एक नया विक्टिम चाहिए। उसके मांस को खाने की आदत लग चुकी है, उसका खून उसको पीना है। और यही सेम बात मार्टिनेज के साथ भी थी, उसको भी इंसानी मांस को खाने की लिटरली लत लग चुकी थी। इन लोगों ने अपना बिजनेस बढ़ाते हुए जो भी हड्डियां थी, इंसानी हड्डियां, उनको साबत निकाल कर वहाँ जो वो लोकल बाबा थे, तांत्रिक वगैरह का जो काम कर रहे थे, उन लोगों को सप्लाई करना शुरू कर दिया और इसके बदले अच्छा खासा पैसा इन लोगों को मिलता। बहुत मोटी कमाई इन लोगों की होने लगी और उससे वो अपने इस पूरे अपार्टमेंट का रेंट भी पे करते। बहुत अच्छा खासा बिजनेस इनका चल रहा था। मार्टिनेज, जिसने एक टाइम पर इस हर्नांडेज को कहा था कि तुमने इस लड़के के साथ ये सब कुछ किया है, मैं पुलिस वालों को बुला लूंगी, बल्कि अब इस पॉइंट तक आते आते मार्टिनेज खुद ना सिर्फ बलात्कार के अंदर खुद भी शामिल होती, वो खुद भी संबंध बनाने की कोशिश करती, वो खुद भी हर्नांडेज की हेल्प करती संबंध बनाने में, बल्कि उसको बहुत मजा आ रहा था खून को ऐसे फव्वारे की तरह बाहर निकलता हुआ देखने में। 2018 तक आते आते अटाकापैक शहर के अंदर स्पेशली महिलाओं के साथ क्राइम 227% तक बढ़ चुके थे। इनमें ज़्यादातर रिपोर्ट्स थी इन महिलाओं के गायब होने की। इस वजह से पूरे शहर के अंदर एक डर फैल चुका था कि ऐसा कैसे हो सकता है, महिलाएं ऐसे ही बिना किसी सबूत के गायब हो कैसे सकती हैं, इनके पीछे का रीज़न क्या है, किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लोग अपनी अपनी अफवाहें बना रहे थे कि महिलाओं को पकड़ पकड़ कर कोई ब्लैक मार्केट के अंदर सेल कर रहा है या फिर उनके ऑर्गन्स की ट्रैफिकिंग कर रहा है। लेकिन उनमें से किसी को भी कोई आइडिया नहीं था कि ये जो किलर्स हैं या फिर जो किलर है वो उनके ही बीच में बहुत बहुत बढ़िया तरीके से ब्लेंड होकर रह रहा है। किसी को उसके ऊपर कोई शक नहीं। 25 अप्रैल 2018 का दिन आ चुका था और यहीं अटाकापैक शहर के अंदर रहने वाली 22 साल की 2 बच्चों की मां समांथा 25 तारीख को सुबह सुबह समांथा बहुत जल्दी में अपने घर से बाहर निकली। उसने अपनी 3 महीने की बच्ची को गोद में उठाया, जबकि दूसरी 2 साल की लड़की उसको अपने साथ पकड़कर लेकर जाते हुए उसको नर्सरी में छोड़ने के लिए उसको बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। असल में समांथा कहीं और नहीं बल्कि जहाँ पर वो
परिवार रह रहा था मिरांडा का, यानी कि इस हर्नांडेज और मार्टिनेज के बिल्कुल ऊपर वाला फ्लैट। अब ये फ्लैट इस समांथा ने किराए पर ले रखा था और 25 तारीख की सुबह सुबह ही अपने दरवाजे को लॉक करके अपने दोनों बच्चों को लेकर साथ में निकली। इसका हस्बैंड यहाँ इसके साथ नहीं रह रहा था क्योंकि इन दोनों के बीच में तलाक हो चुका था और उसी से परेशान होकर अब बेचारी समांथा ने इस घर के अंदर शिफ्ट किया था। 25 तारीख को जैसे वो निकली, 2 साल की बच्ची को अपनी नर्सरी में ड्रॉप किया, वापस अपने घर पर आई और जैसे ही समांथा अपने घर के अंदर घुसी, पीछे पीछे मार्टिनेज उसके पीछे भागती हुई आई और दरवाजा दोबारा से खटखटाया। समांथा ने दरवाजा खोला, अपने हाथ में उसकी अभी भी 3 महीने की बच्ची, और मार्टिनेज ने समांथा को कहा कि देखो मेरे पास ना 3-4 नई बढ़िया बढ़िया जीन्स आई हैं, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वो बेच सकती हूँ बहुत अच्छे डिस्काउंट पर। समांथा ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, प्लीज़ आप मुझे दिखाओ। समांथा अपने साथ अपनी बच्ची को लेकर नीचे आई, नीचे उनके पास जाकर यानी कि मार्टिनेज और हर्नांडेज के सोफा के ऊपर जाकर बैठी। अभी मार्टिनेज अपने अलमीरा के ऊपर खड़े होकर वो अपनी जीन्स निकाल ही रही थी अलग अलग, और तभी हर्नांडेज आकर समांथा के साइड में बैठ चुका था और उसकी 3 महीने की बच्ची के साथ गुलू गुलू करने लगा, मतलब कि उसके वो गाल ऐसे ऐसे करते हैं ना, वैसे करने लगा, उसके साथ खेलने लगा। बट तभी इंस्टेंटली मोमेंट पर ये हर्नांडेज खड़ा हुआ, इसने अपनी जेब में रखा हुआ चाकू निकाला और पीछे जाकर समांथा के गर्दन के अंदर घोंप दिया। और इतनी बार घोंपा, सोचकर देखिए उस टाइम पर भी बेचारी वो 3 महीने की बच्ची उसी की गोद में थी। वो 3 महीने की बच्ची बेचारी नीचे गिर गई और उसकी माँ यानी कि समांथा सोफे के ऊपर लुढ़क चुकी थी, सोफे के ऊपर पूरा खून खून हो चुका था। मार्टिनेज ने भागकर उस बच्ची को उठाया, जबकि ये हर्नांडेज अभी भी उसके पेट के अंदर चाकू घोंपने में लगा हुआ था क्योंकि उसको लग रहा था कि ये समांथा अभी भी जिंदा है। जिस मोमेंट पर लगा हर्नांडेज को कि हाँ समांथा मर चुकी है, उसके बाल पकड़कर बेचारी को घसीटते हुए अगेन बाथरूम में लेकर गया, वही छोटे छोटे पीसीज के अंदर समांथा को काटना शुरू कर दिया। और इस मोमेंट पर पहली बार इस हर्नांडेज ने भी किसी इंसान का कच्चा मांस खाया। वो उसको काट भी रहा था, साथ साथ खा भी रहा था, जबकि बाहर मार्टिनेज उस बच्ची को अपनी गोद में लेकर खिलाते हुए उसको देख रही थी कि आखिर उसका हस्बैंड ये कर क्या रहा है। शाम हो चुकी थी और नर्सरी में मौजूद समांथा की बड़ी बेटी, तो समांथा अभी तक अपनी बड़ी बेटी को नर्सरी से लेने के लिए नहीं पहुंची। टीचर्स को बहुत अजीब लगा, तो टीचर्स ने समांथा को कॉल करना जरूरी समझा, लेकिन समांथा ने फ़ोन नहीं उठाया। तो समांथा ने अल्टरनेटिव नंबर में अपनी माँ यानी कि उस बच्ची की नानी का नंबर दिया हुआ था। सो तुरंत टीचर्स ने उस नानी को फ़ोन किया। नानी मौके पर पहुंची, मतलब कि नर्सरी में पहुंची, अपनी दोहती यानी कि समांथा की बेटी को कलेक्ट किया वहां से और वापस घर पर आई। अब जैसे वो घर पर पहुंची, समांथा के घर का दरवाज़ा बस उसको बाहर से कुंडी लगी हुई थी, लेकिन समांथा की माँ को पता था कि समांथा अगर कहीं बाहर जाने वाली हो तो वो घर को जरूर लॉक करके जाएगी, ऐसे ही कुंडी लगा के नहीं जाएगी, मतलब समांथा कहीं आसपास ही गई है, सो आ जाएगी वो। समांथा की माँ अंदर बैठकर घर में और उस 2 साल की बच्ची के साथ वो वेट करने लगी कि समांथा कब आएगी। रात होते होते समांथा की माँ ने पुलिस स्टेशन में जाकर समांथा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी। पुलिस वालों के साथ समांथा की माँ भी इधर उधर इलाके में समांथा को ढूंढ रहे थे, जबकि जिस टाइम पर ये जांच चल रही थी उस टाइम पर समांथा को कुकर के अंदर डालकर पकाया जा रहा था और जो बाकी उसके रिमेन्स थे उनको एक बड़ी सारी थैली के अंदर पैक करके, जो इन्होंने नया नवेला फ्रिज खरीदा था मार्टिनेज और हर्नांडेज ने, उस फ्रिज के अंदर पैक करके रख दिया। ये वेट कर रहे थे कि जब सही टाइम आएगा समांथा को डिस्पोज करेंगे। अगले ही दिन जो बच्ची 2 महीने की बेचारी वो इनके पास थी, मार्टिनेज और हर्नांडेज के पास थी, इस बच्ची को इस हर्नांडेज ने ले जाकर एक मार्केट के अंदर किसी आदमी को बेच दिया सिर्फ 15,000 पैसोज के लिए, क्योंकि बच्ची को अपनी जगह पर लगाना जरूरी था। अगर वो किसी को बाहर पता चलती कि बच्ची इनके पास है तो ये पकड़े जाते। तो सबसे पहले इस हर्नांडेज ने उस बच्ची को ही बेचा, जबकि घर आकर इन लोगों ने पार्टी करी। अगेन समांथा का जो मीट था, फ्लैश था उसका, उस फ्लैश को खाकर इन लोगों ने बहुत तगड़ी पार्टी करी। लेकिन इसी दिन शाम होते होते पुलिस वालों ने हर्नांडेज के दरवाजा खटखटाया। जैसे ही हर्नांडेज ने दरवाजा खोला, सामने पुलिस वालों को देखकर ये बिल्कुल भी घबराया नहीं, बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये बात करने लगा पुलिस वालों से। लेकिन इस मोमेंट पर अगर पुलिस वाले घर के अंदर आ जाते तो ये केस शायद वहीं पर बंद हो जाता, लेकिन नहीं, पुलिस वाले उस टाइम पर घर के दरवाजे पर ही खड़े रहे और इस हर्नांडेज ने एक अलग ही स्टोरी बनानी शुरू कर दी ताकि पुलिस वालों का ध्यान हट जाए। उसने बताया पुलिस वालों को कि जनाब, कल सुबह से लेकर शाम तक एक काले रंग की वैन हमने हमारे घर के बाहर खड़े हुए देखी थी और वो वैन यहाँ की नहीं लग रही थी, मैंने उसको पहली बार देखा था। और जो उस वैन के अंदर बैठा हुआ था वो आदमी बार बार हमारे ऊपर वाले फ्लोर की तरफ देख रहा था, मतलब जहाँ समांथा रहती है उसी की तरफ देख रहा था। तो हो सकता है समांथा उसी के साथ कहीं गई हो। पुलिस वाले स्टोरी को लेकर वहाँ से निकल चुके थे, लेकिन हर्नांडेज का प्लान कुछ और था।
हर्नांडेज ने बाद में एडमिट किया कि अगर इस पॉइंट पर पुलिस वाले उसके घर के अंदर आकर जांच करने लग जाते तो उसने प्लान बना लिया था कि 2 पुलिस वाले हैं, इन दोनों को वो जिंदा वापस नहीं जाने देगा। अगर पुलिस वाले अंदर आ जाते तो उन पुलिस वालों की भी मौत निश्चित थी। आगे इन्वेस्टिगेशन चलती रही और इन बिटवीन मौका लगाकर इन दोनों ने समांथा की बॉडी को भी डिस्पोज कर दिया, पास ही के कूड़ेदान के अंदर फेंक के आए इसको। बाद में इस हर्नांडेज ने बताया कि उसने समांथा को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और उसी ने इशारा किया था कि हाँ वो भी इसके अंदर इंटरेस्टेड है, मतलब कि वो भी हर्नांडेज के अंदर इंटरेस्टेड है। जी हाँ, इसने बताया कि जब भी वो उसके घर के सामने से निकलती थी, मतलब कि बिल्डिंग से बाहर निकलती या फिर सामने इनका टकराव होता, मतलब कि सामने सामने कभी भी मिलते तो हमेशा ये उससे हंस के बात करती। और ये बात हर्नांडेज को खटक चुकी थी कि इतने ज़्यादा हंस के बात क्यों कर रही है, जरूर इसको कुछ लालच है मुझसे, इसीलिए मैंने उसको सिर्फ मारा। 26 जुलाई 2018 के दिन इसी अटाकापेक शहर के अंदर एक और 26 साल की मैटिस नाम की लड़की गायब हो चुकी थी। असल में तकरीबन 2 दिनों पहले मार्टिनेज ने इस मैटिस के साथ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, मार्केट प्लेस के ऊपर कांटेक्ट किया था, जिसमें मार्टिनेज ने कहा था कि मुझे पता लगा आपकी बेटी का बर्थडे आ रहा है, सो क्यों ना मैं उसके लिए कुछ कपड़े वगैरह गिफ्ट करूं, मेरे पास बहुत सारे छोटे बच्चों के कपड़े पड़े हैं। उसने फ़ोटोज़ क्लिक कर करके मैटिस को भेजी और मैटिस को वो कपड़े बहुत ज़्यादा पसंद आए और एक शेड्यूल तैयार हुआ कि कब मैटिस वो कपड़े पिक करने के लिए मार्टिनेज के घर पर आएगी। मैटिस को लग रहा था कि ये एक काइंडफुल एक्ट है, ये एक दयालुता है जो वो कपड़े मेरी बेटी के लिए गिफ्ट दे रही है। 26 जुलाई के दिन दोपहर के टाइम पर मैटिस इस अपार्टमेंट पर पहुंची, उसने दरवाज़ा खटखटाया, मार्टिनेज ने दरवाज़ा खोला, मैटिस अंदर आई और अंदर आते ही दरवाजे के पीछे हर्नांडेज छुपा हुआ था। मार्टिनेज ने तुरंत दरवाज़ा बंद किया और हर्नांडेज ने पीछे से मैटिस के बाल पकड़कर उसको सीधा ज़मीन पर गिराया। वहीं गिराते ही, उसके मुंह के ऊपर हाथ रखते ही इस हर्नांडेज ने मार्टिनेज के सामने मैटिस का बलात्कार करना शुरू कर दिया, जिसके अंदर मार्टिनेज ने उसकी हेल्प करी दोनों हाथ पैर पकड़ने में मैटिस के। बट फिर भी मैटिस अपने आप को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा चिल्ला रही थी, वो अपनी लाइफ की भीख मांग रही थी, लेकिन उसको चुप करवाने के लिए बलात्कार करते हुए इस हर्नांडेज ने चाकू निकाला और चाकू से सीधा उसके गले में वार किया, अगेन एंड अगेन एंड अगेन। कई सारे वार करते ही बेचारी मैटिस वहीं पर शांत हो चुकी थी, हमेशा के लिए उसकी मौत हो चुकी थी। और इस हर्नांडेज ने बेचारी मैटिस की लाश के साथ अपना बलात्कार पूरा किया और ये काम करने के बाद इन दोनों ने मिलकर इसकी लाश को वहीं बाथरूम में वो लेकर गए एंड अगेन सबसे पहले हाथ पैर काट कर उनको साइड में रख के बाकी पूरी बॉडी को कट करना शुरू किया। पूरी साइकिल वही रिपीट हुई। रात होते होते मैटिस इन लोगों के कुकर के अंदर जा चुकी थी, उसको पकाना शुरू किया, जो भी हड्डियां थी वो निकाल कर आसपास के तांत्रिक लोगों को बेच दी और जो बाकी बॉडी बची उसको आसपास के खाली कूड़ेदानों के अंदर डंप कर दिया। जिसके बाद इन दोनों की अगली विक्टिम बनी 28 साल की नैन्सी नाम की लड़की। असल में नैन्सी कोई और नहीं बल्कि मार्टिनेज की बहुत सालों पुरानी अच्छी दोस्त थी और अभी अभी इस मार्टिनेज को पता चला था कि नैन्सी को एक बेटी पैदा हुई है जिसकी उम्र अभी सिर्फ 2 महीनों की है। तब इस मार्टिनेज ने नैन्सी को मैसेज किया कि तुम्हारी बेटी बहुत क्यूट है, मैं उसके लिए कपड़े गिफ्ट करना चाहती हूँ, अगर तुम चाहो तो मेरे घर आकर, यहाँ से कपड़े काफ़ी सारे मेरे पास इकट्ठे पड़े हैं, तुम चाहो तो वो कपड़े लेकर जा सकती हो। नैन्सी को ये ऑफ़र बहुत अच्छा लगा कि क्यों ना जाकर उससे मिल भी आऊँगी अपने दोस्त से और कपड़े भी ले आऊँगी। नैन्सी शाम होते होते अपनी सिर्फ 2 महीने की बेटी को लेकर इनके घर पर पहुँची, लेकिन उसको कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ पर उसका एक बहुत ही गंदा ब्रूटल जाल वेट कर रहा है। जैसे ही नैन्सी अपनी 2 महीने की बच्ची को लेकर सोफा के ऊपर बैठी, अभी ये मार्टिनेज उस बच्ची के साथ खेल ही रही थी कि तभी हर्नांडेज आया। उसने सबसे पहले तो घर का दरवाजा अंदर से बंद किया, लॉक किया और सीधा आकर नैन्सी को बोलने लगा कि सबसे पहले तो ये बच्ची हमारे हवाले कर दो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा और अगर तुमने हमारी बात मानी तो सब कुछ ठीक रहेगा, मैं कुछ भी नहीं कहूँगा तुमको। इस बात से नैन्सी डर चुकी थी। सबसे पहले उसने अपनी वो बच्ची हर्नांडेज को दी। हर्नांडेज ने वो बच्ची मार्टिनेज को हवाले करी दोबारा और मार्टिनेज उस बच्ची को लेकर दूसरे कमरे में जा चुकी थी। पीछे हर्नांडेज और नैन्सी दोनों अकेले थे। इस हर्नांडेज ने नैन्सी को पीटना शुरू कर दिया और पीटते पीटते उसका बलात्कार करना शुरू किया। बलात्कार करने के बाद नैन्सी को लग रहा था कि वो यहाँ से जा सकती है, इजीली वो यहाँ से निकल सकती है, लेकिन नहीं। हर्नांडेज ने वापस अपने कपड़े पहने, उसके बाल पकड़कर नैन्सी को वो घसीटते हुए बाथरूम तक लेकर गया और अंदर चाकू से हमला करके उसका गला काट दिया एंड अगेन वही छोटे छोटे पीसेस करके नैन्सी के डब्बे में डाल दिए, सारा खून निचोड़ कर। इस मोमेंट तक इन दोनों को कोई आइडिया नहीं था, मार्टिनेज और हर्नांडेज को, इनको कोई आइडिया नहीं था कि नैन्सी ने
शाम के टाइम पर अपनी माँ के साथ खाना वाना प्लान कर रखा है और उसने यहाँ इन दोनों के घर पर आने से पहले अपनी माँ को बताया था कि मैं अपनी दोस्त मार्टिनेज के घर पर मिलने के लिए जा रही हूँ और हो सकता है मुझे आने में थोड़ी लेट भी हो जाए। जब शाम तक नैन्सी वापस नहीं आई तो नैन्सी की माँ को पता था कि वो मार्टिनेज और हर्नांडेज के घर पर गई है। नैन्सी की माँ ने जैसे ही फोन पर कांटेक्ट करने की कोशिश करी नैन्सी से, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। इनफैक्ट व्हाट्सएप अकाउंट तक डिलीट किया जा चुका था नैन्सी का। उसकी माँ को बहुत ज्यादा टेंशन हुई। वो तुरंत भागकर पुलिस वालों के पास गई और सारा मैटर बताया कि उसकी बेटी अपनी दोस्त मार्टिनेज और हर्नांडेज के पास मिलने के लिए गई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं आई और उसका फोन भी बंद आ रहा है। पुलिस वालों ने जैसे ही इस बिल्डिंग का नाम दोबारा सुना कि यहाँ गई है, एक के बाद एक डॉट्स कनेक्ट करने शुरू कर दिए कि इस बिल्डिंग में कोई भसड़ है। सारी जो भी लड़कियां इस बिल्डिंग में जाती हैं या फिर जितने भी मिसिंग रिपोर्ट्स आ रही हैं वो मोस्टली इसी बिल्डिंग से हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? बट अभी भी एक और इंसानियता को खत्म कर देने वाला काम होना बाकी था। वो 2 महीने की बच्ची जो कि नैन्सी यहाँ लेकर आई थी अपने साथ, वो 2 महीनों की बच्ची इस हर्नांडेज ने अगेन 15,000 पैसोज के लिए बेच दी। खैर, दूसरी तरफ पुलिस वालों ने इन दोनों के ऊपर नजर रखना शुरू कर दिया क्योंकि ये सबसे प्राइम सस्पेक्ट थे। इस बिल्डिंग से सारा कुछ बाहर निकल कर आ रहा था, सारी रिपोर्ट जो थी वो यहीं हो रही थी। तो पुलिस वालों ने इन दोनों की सोशल मीडिया प्रोफाइल्स को खंगालना शुरू कर दिया। इन लोगों ने सीरियल किलर्स वगैरह के पेजेस को फॉलो किया हुआ था। अजीब अजीब चीज़ें थी जिसके अंदर वो सैटर्न को पूज रहे थे, उसके ऊपर विश्वास कर रहे थे कि दुनिया सिर्फ सैटर्न चला रहा है। ऐसी ऐसी बातें इस मार्टिनेज ने खुद लिखी हुई थी अपनी प्रोफाइल के ऊपर। पुलिस वालों ने एक के बाद एक डॉट्स कनेक्ट करने शुरू कर दिए कि हो ना हो बीमारी इन दोनों के अंदर ही है। 4 अक्टूबर 2018 का दिन आ चुका था और अभी तक पुलिस वाले इस घर के आसपास नजर बनाकर रखे हुए थे पिछले काफी दिनों से। और 4 अक्टूबर का दिन वो होने वाला था जब सभी की मेहनत रंग लाने वाली थी। जी हाँ, मार्टिनेज और हर्नांडेज दोपहर होते होते अपने घर से बाहर वो जो बच्चों को बैठा के झुलाते हैं, वो पालकी सी होती है, प्रैम जिसको बोलते हैं, उस प्रैम को लेकर बाहर निकले और उस प्रैम के साथ उनके पास बहुत सारा कबाड़ भी मौजूद था। मतलब कि एक पे तो कट्टा रखा हुआ था जिसके अंदर बहुत सारा कबाड़ था, जबकि दूसरे में ऐसा लग रहा था जैसे कोई बच्चा हो। अब जैसे ही इन दोनों को ऐसे ये प्रैम बाहर निकाल कर ले जाते हुए देखा पुलिस वालों ने, क्योंकि आसपास ही फैले हुए थे, तो सभी पुलिस वालों ने एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट किया वॉकी टॉकी पर कि जाओ इनको अप्रोच करते हैं, चलो। सभी पुलिस वाले एक साथ इन दोनों के पास पहुंचे। ये जो फोटो आप अभी देख रहे हैं पुलिस वालों ने ही क्लिक करी थी इन दोनों को वो प्रैम लेकर जाते हुए। पुलिस वाले जैसे इन दोनों के पास पहुंचे तो असल में तो पुलिस वाले यहाँ पर पूछने आए थे कि ये जो मर्डर्स हो रहे हैं क्या उनसे तुम्हारा कोई लेना देना है। बट जैसे ही पुलिस वाले इन दोनों प्रैम के पास पहुंचे और उनसे बात करने की कोशिश करने लगे, उतने में ही उनकी जो नाक थी इतनी ज़्यादा सड़ चुकी थी क्योंकि इस प्रैम से बहुत ही गंदी स्मेल आ रही थी। मजबूरन पुलिस वालों को पूछना पड़ा कि आखिर इस प्रैम के अंदर है क्या, क्योंकि दोनों ही प्रैम काले कंबलों से ढकी हुई थी। ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था जैसे इसके अंदर कोई बच्चा हो। और जैसे ही पुलिस वालों ने सवाल किया, मार्टिनेज ने बहुत ही कैजुअल वे में, अरे इसके अंदर कुछ नहीं, इसके अंदर तो इंसानों की लाशों के टुकड़े हैं, इतने कैजुअल वे में उसने पुलिस वालों को बताया। पुलिस वालों ने जैसे कंबल हटाए वापस उन्होंने रख दिए। वो समझ चुके थे कि यही चीज़ है जिसको वो इतने लंबे टाइम से ढूंढ रहे थे। दोनों को तुरंत मौके पर ही अरेस्ट कर लिया गया, जिसके बाद इनके अपार्टमेंट की तलाशी शुरू हुई। और यकीन मानिए इनका अपार्टमेंट किसी नरक से कम नहीं था। अंदर जो जो चीज़ें मिली उसको आप कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। मैं बताना तो छोड़ ही दीजिए, सोच भी नहीं सकते ऐसी ऐसी चीज़ें वहाँ पर थी। सबसे पहले तो एंटर करते ही लिविंग रूम के अंदर ही बहुत सारी बाल्टियाँ रखी हुई थी और उन बाल्टियों को ऊपर तक सीमेंट के घोल से भरा हुआ था। जैसे पुलिस वालों ने उन बाल्टियों को तोड़ तोड़ कर सीमेंट का सारा वो कंक्रीट जो था वो सारा हटाया, वो तोड़ तोड़ कर उसके अंदर से बहुत सारे इंसानों के टुकड़े मिले, लाशों के टुकड़े, किसी के अंदर हाथ, किसी के अंदर पैर। बस मोस्टली बाल्टियों के अंदर हाथ और पैर ही थे, जबकि इनके फ्रिज के अंदर बहुत सारा इंसानी मांस जिसको आधा पकाकर पूरा रैप करके रखा हुआ था, रेडी टू ईट। जब मन करे ऐसे खोल कर खा लो जैसे कि कोई कुरकुरे हो। ये दोनों भी तो कुरकुरे ही थे। इसके अलावा इन लोगों की किचन के अंदर जहाँ मिर्च मसाले होते हैं हमारी आम किचन के अंदर, वहाँ मिर्च मसालों की बजाय 11 अलग अलग जार रखे हुए थे शीशे के, और उनके अंदर एक केमिकल भरा हुआ था। ये केमिकल कोई और नहीं बल्कि फॉर्मेल्डिहाइड था। आपको पता होगा फॉर्मेल्डिहाइड, जिन्होंने केमिस्ट्री पढ़ी है, जिसके अंदर कोई भी ह्यूमन पार्ट्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है। और उस फॉर्मेल्डिहाइड केमिकल के अंदर
11 अलग अलग दिल थे इंसानों के, जो बहुत ही ऐसे प्राउड के साथ वहां सजा कर रखे हुए थे। खैर, इन दोनों को वहीं अरेस्ट कर लिया गया था। इन दोनों को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन ले जाया गया। वहां पूछताछ शुरू की गई तो सबसे पहले इस हर्नांडेज ने बताया कि मैंने जितने भी इंसानों का मर्डर किया, जितनी भी लड़कियों को मारा, उनकी स्किन मुझे बहुत पसंद थी। खैर, मुझे तो नहीं बल्कि मेरे प्लांट्स, जितने भी मैंने आसपास ये घास वगैरह लगा रखी है अपने बैकयार्ड के अंदर, और ये जितने भी मैंने पेड़ पौधे लगा रखे थे घर में, इनके अंदर खाद के तौर पर मैं किसी भी महिला की चर्बी को उतारता और उसका सारा खून निचोड़ के उसको अच्छे से ब्लेंड करता मिक्सर के अंदर डालकर, और जैसे उसका पेस्ट सा बन जाता उसको खाद में मिलाकर मैं मेरे पेड़ पौधों के अंदर डाल रहा था। मेरे पेड़ पौधों को इंसानी मांस बहुत पसंद है। बट पुलिस वालों को सबसे ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा 4 छोटे छोटे बच्चे। इन दोनों के 4 छोटे छोटे बच्चे भी थे जो कि इसी एनवायरनमेंट के अंदर रहकर वो बड़े हो रहे थे। सोच कर देखिए उनके ऊपर क्या बीत रही होगी, उनके माँ बाप कैसे हैं, इन लोगों ने कितने ज्यादा कांड बैठाए, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि इनको याद तक नहीं। हर्नांडेज से जब पूछा गया तो उसने कहा कि 20+ ही होंगे। एग्जैक्ट उसने डिजिट नहीं बताई कि कौन कौन से कितने हो सकते हैं, सिर्फ उसने कहा कि 20+ ही होंगे। और मैं इस बात को एडमिट भी करता हूँ, क्योंकि ना सिर्फ हर्नांडेज ने इस घर के अंदर बल्कि उसने बाहर होटल्स वगैरह में भी कॉल गर्ल्स बुला बुला कर उनके साथ यही सब कुछ किया था। मार्टिनेज से जब पूछताछ की गई तो उसने कहा कि हमसे पूछताछ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम आपको सब कुछ बता भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन मैं एक शेरनी हूँ और वो जो मेरे साथ रहता है वो एक शेर है। मैं मेरे शिकार को बहला फुसला कर लेकर आती हूँ और वो उसका शिकार करता है, और यही हमारा धर्म है। इस हर्नांडेज को अपनी पूछताछ के अंदर सिर्फ इस बात का पछतावा था कि उसने आसपास की महिलाओं का ही मर्डर किया। उसका ये मानना था कि उसको पूरे देश के अंदर फैल फैल कर अलग अलग जगहों पर जाकर महिलाओं के साथ ऐसा कुछ करना था ताकि वो कभी पकड़ा ना जा सके, और अगर वो कभी रिलीज हुआ, ये उसके खुद के वर्ड्स हैं, और अगर वो कभी जिंदगी में जेल से बाहर आया तो वो दोबारा से फॉर श्योर वो दोबारा से महिलाओं के साथ यही सब कुछ करेगा। इस हर्नांडेज के दिमाग में महिलाओं के प्रति कितनी ज़्यादा हेट थी, इसका अंदाजा आप यहीं से लगा लीजिए कि जो ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर में फैली हुई है वो सबके लिए बराबर है। बट ये हर्नांडेज मानता था कि मैं मेरे कुत्तों को महिलाओं का मांस खिलाना ज़्यादा पसंद करूँगा, क्योंकि ये महिलाएं इस एनवायरनमेंट में रहकर ऑक्सीजन ब्रीथ करने के लायक नहीं है। इसके अलावा उसने कहा कि मेरा बचपन से ही ऐसा दिमाग बन चुका था कि मुझे सब कुछ करना है, और अगर मैं ना करूं तो मेरे सिर में इतना भयंकर दर्द होगा कि वो दर्द तभी ठीक हो सकता है जब मैं किसी महिला का मर्डर करके उसका खून ना पी लूं। इनफैक्ट इसने तो पुलिस वालों तक यहाँ तक कह दिया कि आप लोग शायद मुझे पागल समझ रहे होंगे, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और जो काम हम सबको मिल के करना चाहिए वो मैं अकेला कर रहा हूँ। मैं इस दुनिया को पाप से बिल्कुल मुक्त करना चाहता हूँ कैसे भी करके, और अगर मुझे मौका मिला तो मैं ज़रूर दोबारा करूँगा। जबकि मार्टिनेज वो थोड़ी बहुत ज़्यादा चालाक बन रही थी पुलिस वालों के आगे जाके, क्योंकि उसको लग रहा था कि वो जेल से अपने आप बाहर निकल जाएगी, क्योंकि उसने तो सिर्फ हेल्प करी है, उसने कुछ कांड नहीं किया। असल में जब उसका मेडिकल किया गया तो इस मेडिकल के अंदर उसका बहुत ही लो IQ मिला सबसे पहले तो, और साथ ही स्किज़ोफ्रेनिया भी मिला, जो कि एक बहुत ही गंभीर मानसिक बीमारी है। ये मार्टिनेज असल में अपने पति हर्नांडेज के साथ इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड थी कि उसका सही गलत देखते टाइम इसने अपनी आंखें बंद कर ली। वो सिर्फ अपने हस्बैंड को प्लीज़ करना चाहती थी, उसको खुश देखना चाहती थी, चाहे कैसे भी, किसी की जान लेकर हो या फिर जान देकर हो, कैसे भी वो बस हर्नांडेज को खुश करना चाहती थी। खैर, जब इस हर्नांडेज ने अपनी लास्ट प्रेस के अंदर इंटरव्यू दिया था तो उसने कहा था कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पछतावा है कि मैं अपना टारगेट 100 तक नहीं ले जा पाया। होना हो मैं कभी ना कभी इस टारगेट को पूरा ज़रूर करूँगा। बट सोच कर देखिए, एक अपार्टमेंट जो कि बिल्कुल कॉलोनी के बीच में था, रिहायशी इलाके के बीच में था, देखते ही देखते वो एक हाउस ऑफ हॉरर बन गया। लोग वहाँ आकर देखने लगे कि आखिर इस छोटे से अपार्टमेंट के अंदर क्या क्या कुछ हो रहा था, जबकि इन दोनों को कोई भी पछतावा नहीं। ये हमेशा कोर्ट के अंदर जब भी जाते तो हंसते हुए जाते, क्योंकि आसपास सभी विक्टिम्स की फैमिली खड़ी होती। वो जब भी देखती इन दोनों को, ऑब्वियसली गुस्सा सबको आता है, वो जब भी इन दोनों को हंसता हुआ देखती तो अंदर से उनको रोना आ रहा होगा उस टाइम पर। खैर, इस केस की बहुत ही लंबे लंबे ट्रायल्स चले। मैंने इसको बहुत क्लोजली फॉलो किया था जिस टाइम पर एक केस के ट्रायल चल रहे थे। मैंने पर्सनली इसके बारे में काफ़ी सारे आर्टिकल्स पढ़े थे उस टाइम पर भी, और आज जब मैं ये कवर कर रहा हूँ तब भी मैंने इसको पूरा रिवाइज़ किया कि आखिर उस टाइम पर क्या क्या कुछ हुआ था। तो सच में बहुत ही भसड़ वाले ट्रायल्स थे, क्योंकि उसी
छत के नीचे सभी विक्टिम्स की फैमिली वहाँ बैठी हुई थी और उसके बीच में आकर ये दोनों ऐसे एक दूसरे के सामने हंसते थे, उन विक्टिम्स की फैमिली को देख देख कर उनके ऊपर हंसते थे। बहुत अजीब था। बट एट द एंड कोर्ट ने इन दोनों को 327 सालों की गैर जमानती सजा सुनाई। मतलब कि ये दोनों कभी भी बाहर नहीं आ सकते, जब तक जिंदा रहेंगे अंदर ही मर जाएंगे, खप जाएंगे। मेरा तो मानना है कि इन दोनों को भी ऐसे ही उठाकर बेच देना चाहिए किसी तांत्रिक को। और बात रही दोनों बच्चियों की जिनको इन्होंने बेचा था 15-15 हज़ार पैसों के लिए, उन दोनों को भी रिकवर कर लिया गया। और जिन्होंने उनको अडॉप्ट किया था उनको भी इलीगल अडॉप्शन के लिए गिरफ्तार किया गया। सो अब आप सोच कर देखिए, हम भी ऐसे ही लोगों के बीच में रहते हैं जिनका हमें कुछ पता नहीं होता कि उनके माइंड में आखिर क्या चल रहा है। जिनको हम बहुत ही क्लोज फैमिली फ्रेंड वगैरह बोलते हैं, वही हमारे साथ ऐसा कुछ करने में देर नहीं लगाएंगे। जिसके ऊपर हम विश्वास करते हैं वही विश्वास तोड़ने में सबसे आगे होगा। यहाँ पर भी तो ऐसा ही कुछ हुआ था। सो हमेशा आप थोड़ा सा सतर्क रहें, सावधान रहें कि आप किससे मिल रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं। हमेशा किसी ना किसी को बता कर जाएं। और अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा हो या फिर अगर आपको कोई परेशान कर रहा हो तो प्लीज़ अपने घर वालों के साथ डिस्कस जरूर करें। सॉल्यूशन निकल सकता है इन चीज़ों का। दूसरी बात, इस केस से रिलेटेड फोटोज़ जो बहुत ही ब्रूटल हैं वो मैं यहाँ नहीं दिखा सकता, ना ही इंस्टाग्राम के ब्रॉडकास्ट के अंदर डाल सकता। ये हर जगह डालना कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ होगा। सो अगर आप वो देखना चाहते हैं तो पर्सनली आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। ये मेरे इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। वैसे यहाँ पर मैंने ब्रॉडकास्ट चैनल बना रखा है। उस ब्रॉडकास्ट चैनल के अंदर स्टोरी से रिलेटेड बैक स्टोरी फुटेज और फोटोज या फिर मेरे से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स हों तो मैं वहीं अपडेट करता हूँ। तो आप प्लीज़ उसको ज्वाइन जरूर कर लेना। साथ ही फॉलो बटन आपके हाथ से जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट रचना तिवेतिया को एंड कमेंट पिक मी टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलता अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।